अच्छा जी, ये आपसे पहले भी शेयर हुआ था, वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड है। और अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको वेबसाइट के ऊपर जो है वो सिलेबस टर्म टेस्ट का अपलोड हुआ नज़र आएगा, जिसमें लेक्चर 1 से लेके 55 तक वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया मैंने। और वेबसाइट में मैंने वो भी अपलोड कर दिया है, लेक्चर 1 से 54 तक के सारे लेक्चर नोट्स, अच्छा, इकट्ठे करके। तो ये जी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुआ है। सिलेबस तो आपका सारा ही है। फिलहाल मैंने एथिक्स नहीं डाला, एथिक्स को बस स्किप किया है। बाकी अगर आपने रिवीजन करनी है तो उसके लिए IAS 38 के 3-4 सवाल लिखते हैं, IAS 12 के 3-4 सवाल हैं, IFRS 16 के 4-5 सवाल हैं, IAS 41 का 1 सवाल है और IAS 21 के 1-2 सवाल हैं, 3-4 सवाल हैं। तो इनको ज़रा आप नज़र मार लीजिएगा इन सवालों को, ताकि टेस्ट में थोड़ी सी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएं। ओके, अच्छा, ऑनलाइन वाले तो जब उन लेक्चर्स पे पहुंचे हैं वो तभी टेस्ट देंगे, यानी बाद में भी देंगे तो चेक हो जाएगा। फिजिकल वालों को तो अभी देना पड़ेगा, अनलेस के ये ऑनलाइन में शिफ्ट करवा लें सिर्फ इस वजह से। अच्छा, तो अच्छा, IAS 12 के अंदर एक समरी दी हुई है, शायद आपकी नज़र पड़ी हो उस समरी के ऊपर। इसको ज़रा सा नहीं, सारा ही देख लेते हैं। पेज 270 पे 270 पे लेसी के केस में मैंने आपको बताया था करंट टैक्स की वर्किंग में प्रोडक्शन उल्टानी है और इंस्टॉलमेंट्स आपने क्या करनी है, माइनस करनी है। इंस्टॉलमेंट में हो सकता है डाउन पेमेंट भी पहले साल दी हो, वो भी माइनस होगी। बस जितना कैश पे किया है आपने रेंटल के नाम से या डाउन पेमेंट के नाम से, वो माइनस करना है। और लेसी के केस में आपको पता है डेफर टैक्स में राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेबल की कैरिंग अमाउंट्स आती हैं, लेकिन टैक्स बेसिस की क्या होती है, जीरो होती है। और ये जो प्रोविजन फॉर वारंटी और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है, इसमें आपने वारंटी एक्सपेंस या ग्रेचुटी एक्सपेंस उल्टाना होता है और वारंटीज पेड या ग्रेचुटी पेड टी अकाउंट से माइनस करनी होती है निकाल के। इसके क्लोजिंग बैलेंस अपीयर होता है अकाउंट में, लेकिन इसके टैक्स बेस क्या ली जाती है, जीरो। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, जो आपके ओन्ड एसेट्स हैं। अच्छा, एक और बात, लेसी में एक दफा मैंने आपको बताया था IDC को अकाउंटिंग वाले एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं और टैक्स वाले कहते हैं लॉयर फीस फौरन माइनस कर लो, तो इसलिए इसको IDC को डिडक्ट किया जाता है करंट टैक्स की वर्किंग में। ये भी एक बात छोटी सी याद रखिएगा। अच्छा, ओन्ड एसेट्स, ओन्ड एसेट जो आपने ओन किए हों, उनकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। एक और चीज भी डाल लेना, दो और चीजें डाल लें। इंपेयरमेंट लॉस, सही है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी उल्टानी है, इंपेयरमेंट लॉस भी उल्टाना है। एक और चीज, रिवैल्यूएशन लॉस भी तो उल्टाने ना, अगर रिवैल्यू हुआ है P&L वाली फिगर। तो क्या क्या उल्टाना है हमने ओन्ड एसेट्स का, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, इंपेयरमेंट लॉस और रिवैल्यूएशन लॉस। इस सब की जगह टैक्स वाले माइनस करने देते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन, बस इस सब की जगह। ना डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की माइनस हो सकती है, ना अकाउंटिंग वालों का इंपेयरमेंट लॉस माइनस हो सकता है, ना अकाउंटिंग वालों का रिवैल्यूएशन लॉस माइनस हो सकता है, बल्कि इसकी बजाय सिर्फ क्या माइनस हो सकता है, रिवैल्यूएशन लॉस भी उल्टाना होता है, बल्कि रिवैल्यूएशन गेन भी उल्टाना होता है जो P&L वाला आ रहा हो। तो ये चीजें हमने उल्टानी होती हैं। इसकी जगह रिकॉर्ड सिर्फ क्या करनी होती है, टैक्स डेप्रिसिएशन। ये इनिशियल लॉस एक चीज है, ये मैं आपको कभी बताऊंगा, ये जब आप बड़े हो जाएंगे ना फिर मैं बताऊंगा। फिर टैक्स वालों का गेन लॉस भी रिकॉर्ड करना होता है, तो ये उल्टानी होती हैं चीजें। इनके ऊपर मैंने लिखा हुआ है शायद, रिवर्स, हाँ लिखा हुआ तो रिवर्स रिकॉर्ड। PPE की बुक वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करने के बाद अकाउंटिंग रूल्स वाली, और PPE की बुक वैल्यू आएगी वगैरह, वो तो टी अकाउंट का कैरिड होना है ना। बोरिंग कॉस्ट, जिसे इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, जो कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट होता है IAS 23 में जो अच्छा खासा अरसा ले बनने के लिए, अगर उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट अकाउंटिंग वाले एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, टैक्स वाले कहते हैं फौरन माइनस कर लो। नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। कौन सा सवाल किया था, ब्लू लिमिटेड वाला, क्वेश्चन 26 था ना, ब्लू लिमिटेड वाला 26 था मेरे ख्याल से, प्रैक्टिस का, कोई बता देगा बच्चा क्लास में। अच्छा, और अकाउंटिंग वाले क्वेश्चन कौन सा, 28 था, 26 है, ये क्वेश्चन 26 किया था। और CWIP या बिल्डिंग वगैरह को उसमें इंटरेस्ट डाल के शो करते हैं, लेकिन टैक्स वाले अगर बिल्डिंग को शो करें तो इंटरेस्ट निकाल के शो करते हैं। तो टैक्स वालों की बैलेंस शीट में क्यों नहीं नजर आता इंटरेस्ट, क्योंकि वो सारा कहां माइनस कर देते हैं, खर्चे के तौर पर। अच्छा, एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में कोई रूल नहीं है, एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में कोई रूल नहीं है। कभी कैश अकाउंटिंग शुरू कर देते हैं, कभी एक्रूअल अकाउंटिंग शुरू कर देते हैं। तो अगर टैक्स अथॉरिटीज कैश अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं तो उल्टाएंगे आप एक्सपेंस और रिकॉर्ड करेंगे कैश।
और अगर टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं तो करंट टैक्स में मेरे ख्याल से याद होगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और क्लोजिंग बैलेंस अपीयर होगा, लेकिन कैश अकाउंटिंग में टैक्स बेस जीरो होगी और एक्रूअल अकाउंटिंग में क्लोजिंग बैलेंस अपीयर होगा और क्लोजिंग बैलेंस अपीयर होगा। एक्सपेंसेस सच एज रेंट, इलेक्ट्रिसिटी इनकम सच एज रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, ये एक्सपेंसेस के ऊपर स्टार डाल के लिखा हुआ है। और कोई चीज हमने की हो, और हमने किया था वो क्या कहते हैं, ये कल परसों ही किया था, नहीं वो किया था एक्सचेंज लॉस में बोलना चाह रहा था, आपने बोल दिया, अल्लाह आपका भला करे। एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस को क्या करते हैं करंट टैक्स में, क्या करना है पहले सोच लेना। IAS 21 क्या कहता है, P&L में डालो। हाँ, IAS 21 क्या कहते हैं, एक्सचेंज लॉस को कहां डालो, P&L में डालो, तो इसलिए उल्टाना पड़ता है। तो एक्सचेंज लॉस रिवर्स होगा ना, क्या करके, ऐड करके, रिवर्स होगा क्या करके, ऐड करके, यही तो सीखा था। और कैरिंग अमाउंट में कौन डाल रहा था कौन नहीं डाल रहा था, अकाउंटिंग वाले डू नॉट ऐड इन कैरिंग अमाउंट, लेकिन टैक्स वाले क्या कहते थे, ऐड इन टैक्स बेस, यानी टैक्स बेस में आप डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग वाले कहां डाल रहे हैं, खर्चे में, और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, किसका बना दो, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दो। गेन आ जाए तो अकाउंटिंग वालों ने क्या कर लिया होगा, एक्सपेंस में डाल दिया होगा, तो नहीं, अकाउंटिंग वालों ने इनकम में डाला होगा, तो उसे लेस कर दे, उल्टा दे, उससे लेस कर दे। और टैक्स वाले फिर एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, अगर गेन आया होगा माइनस करेंगे। इसका भी कोई सवाल किया था, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 था, डुआ लिमिटेड वाला, DUA लिमिटेड। ओके चलें जी, वो रिवैल्यूएशन पे ही अभी हम रुक गए हैं, हमारी ब्रेक सी लगी है रिवैल्यूएशन पे, तो निकालें रिवैल्यूएशन का सवाल। दुआ क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 282, क्वेश्चन नंबर 27। ऑन 1 जनवरी 2014 ओमेगा केमिकल्स लिमिटेड चेंज इट्स वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन फॉर इट्स बिल्डिंग्स। 1 जनवरी को इन्होंने मॉडल कौन सा शिफ्ट कर लिया, कॉस्ट से रिवैल्यूएशन की तरफ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स बिल्डिंग्स एज एट 1 जनवरी 2014। ये इंफॉर्मेशन उसने आपको दी है 2014 के बारे में। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एज ओरिजिनली एस्टिमेटेड, ये क्या मतलब है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एज ओरिजिनली एस्टिमेटेड। जिस वक्त एसेट खरीदा था उस वक्त क्या लाइफ ली थी इसकी, 25 साल। कॉस्ट 164.4। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट 1 जनवरी 14, पता नहीं चला ना, यहां लिख लें एज एट 1 जनवरी 14। अकमुलेशन एज एट 1 जनवरी 14 इज 26.32। Revalued amount as per valuation report as at 1 जनवरी 14 is 149.94। पेज नंबर इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, अभी क्लास थोड़ी सी आगे चलने दो। पेज 282। तो क्या आगे सवाल नहीं पढ़ना, क्या कोई माइका लाल इसकी डेट ऑफ परचेज बता सकते हैं, जल्दी बताएं ना, डेट ऑफ परचेज इसकी। अच्छा जी, इसको एक आसान से सवाल से समझें, डेट ऑफ परचेज कैसे आ सकती है। आपका एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 200 रुपये और उसकी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है 31 दिसंबर 22 को 60 रुपये। इसका मतलब है ये 1 साल की डिप्रेशन है या कई सालों की डिप्रेशन है, कई सालों की डिप्रेशन है, और इसकी लाइफ थी 10 साल। अब आपने मुझे बताना है कि ये एसेट कितने साल इस्तेमाल हो गया है।
उसका आसान तरीका ये होता है कि आप 1 ईयर की डेप्रिसिएशन निकाल लें, 1 साल की डेप्रिसिएशन। 1 साल की डेप्रिसिएशन निकलती है 200 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20। ये 1 साल की डेप्रिसिएशन निकल आई। अगला, अब मुझे बता दें सारे साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 60। 1 साल की डेप्रिसिएशन 20, तो पता चल जाएगा कितनी दफा ये डेप्रिशिएट हुआ। तो कितनी दफा डेप्रिशिएट हुआ? 3 दफा, यानी 3 साल से ये एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है। तो लिखें अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को 1 साल के डेप्रिसिएशन से डिवाइड करें। लिखें अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को 1 साल की डेप्रिसिएशन से डिवाइड करें तो पता चल जाता है कितने साल डेप्रिशिएट हुआ है। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को 1 साल की डेप्रिसिएशन से डिवाइड करें तो पता चल जाता है कितने साल डेप्रिशिएट हुआ है। जी, रिवर्स चल के इसकी रेट ऑफ परचेज बता दें। 22, 21, 20, तो 1 जनवरी 20 इसकी रेट ऑफ परचेज है। ओके, हमारे सवाल में वापस आ जाते हैं। चलें, ये कई साल की डेप्रिसिएशन है या 1 साल की डेप्रिसिएशन है? ये कई साल की डेप्रिसिएशन है। किस दिन खड़े होके? ऑन 31, 12, 13 या 1 जनवरी 14 पे खड़े होके। ये कई सालों की डेप्रिसिएशन है। 1 साल की डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालना चाहूं तो 164.50 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 6.58। ये 6.58 कितने साल की डेप्रिसिएशन निकली है? 1 साल की। तो 6.58 के साथ मैंने लिखा इट इज 1 ईयर डेप्रिसिएशन। लेकिन मुझे कितने सालों की डेप्रिसिएशन चाहिए? मुझे पता नहीं कितने सालों की अवेलेबल है। तो अब मैं कैलकुलेटर पकड़ूंगा और 26.32 को डिवाइड कर दूंगा 1 साल के डेप्रिसिएशन से। 4 ईयर, 4 दफा डेप्रिशिएट हो चुके हैं। 4 दफा का मतलब फिर 4 साल होंगे इधर। तो 4 दफा ये डेप्रिशिएट हो चुका है। तो 4 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। तो मैं खड़ा हूं 14 में, नहीं मैं 13 में खड़ा हूं। 13 डेप्रिशिएट हुआ, 12 डेप्रिशिएट हुआ, 11 डेप्रिशिएट हुआ और 10 डेप्रिशिएट हुआ। इसका मतलब है खरीदा था 1 जनवरी 2010 को। तो डेट ऑफ परचेज मैंने लिख ली 1 जनवरी 10। ऐसे ही अपने समझने के लिए शायद मुझे हेल्प आउट कर जाए। अच्छा जी, बिल्डिंग को पिछले साल के आखिरी दिन रिवैल्यू करने का सोचा है या हमारे साल के पहले दिन? ये देखें ना, ऑन 1 जनवरी ओमेगा चेंज्ड, यानी 31 दिसंबर 13 को नहीं उन्होंने चेंज किया हुआ था। ऑन 1 जनवरी ओमेगा चेंज्ड मेथड। तो यहां तक का डाटा जो है उसको मैं प्लेस कर देता हूं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। फिर आगे सवाल पढ़ते हैं वो क्या चाह रहा है। अच्छा, पहले मैं आपके सामने ये जो टेबल बनाने लगा हूँ ये थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में बनाने लगा हूँ, लेकिन इस तरह आपको पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे। इसके बाद लाइन लगा के 2 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम टेक्स्ट का बनेगा, असल में ये डिटेल के टी अकाउंट का कोई फॉर्मेट है, और फिर बनेगा नेट सरप्लस का। ओके, अब अगर आप डेट ऑफ परचेज से चलना चाहें तो 1 जनवरी 10 कॉस्ट लेंगे, फिर 10 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर WDV निकालेंगे, फिर 11 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर WDV निकालेंगे, डेटा अवेलेबल है, फिर 12 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर WDV निकालेंगे, फिर 13 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर WDV निकालेंगे। असूली तौर पे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन अगर कभी सवाल ही जहाँ से चलाना चाह रहे तो वहीं से चलें। आज तक सारे सवाल मैंने कॉस्ट से शुरू किए थे, आज वाला सवाल ओपनिंग WDV से शुरू करने लगा हूँ। तो इसलिए आज वाला सवाल जो है वो हम कॉस्ट से नहीं चला रहे, बल्कि जो हुआ वो हमें ज्यादा बेहतर पता है सवाल वाले से भी। अच्छा, तो WDV 31, 12, 13, क्योंकि मैंने रीवैल्यू किया 1 जनवरी 14 को, तो इसलिए 31, 12, 13 की WDV पता होगी तो रीवैल्यू करेंगे उसके। अच्छा, WDV क्या होती है? कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। सो व्हाट इज द कॉस्ट? 164. व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ 2010, 11, 12, 13, 14?
13 कितनी 26.32। कॉस्ट कितनी 164.5 माइनस 26.32 120.3.18 8.18। अच्छा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने कल आपसे कहा था, वो शायद आपको याद हो कि 1 जनवरी 2010 कॉस्ट कितनी 164.5 और 10, 11, 12, 13 की अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी 32। तो 31, 12, 13 की WDV 138.18। लेकिन हमें लंबे चक्रों में पढ़ने की क्या जरूरत है, तो ओ यार प्लीज ये क्यों कोई दी नहीं माने, कोई एक चीज करें। अच्छा, तो बस सिंपल तरीके से चलें, ओपनिंग बीवी से चलें। तो 31, 12, 13 WDV कॉस्ट पॉइंट माइनस 26.32 0.18। चलें जी, इसको रिवैल्यू करें। आज हम रिवैल्यूएशन वाला एक IAS 38 वाला सवाल भी करना है और एक रिवैल्यूएशन वाला IAS 21 वाला सवाल भी करना है, लेकिन वो दोनों इसके बाद तो बड़े आसान महसूस होंगे। तो चलिए जी, बताएं जी, रिवैल्यू कब हो रहा है 1 जनवरी 14 को। रिवैल्यूड अमाउंट 149.94। रिवैल्यूएशन सरप्लस 1 जनवरी 14। ये वो ग्रीन पट्टी है रिवैल्यूएशन से, ये डिप्रिसिएशन वाली लाइन नहीं है, ये ग्रीन पट्टी है रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग। इसका मतलब है इसकी दो एंट्रीज होंगी, एक तो कमोडिटी डेबिट एसेट राइट, और ग्रीन पट्टी की दूसरी एंट्री पे सामने फिगर्स देखे होगी जी 11.76 नोट कर लें यहां तक। ओके, एज पर द रिपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूअर ने एक रिपोर्ट बना के दी है। देयर वॉज नो चेंज इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग। इसका मतलब है लाइफ जैसे कि सोची थी 25, तो 25 साल ही है। ऑन 1 जुलाई 14 हमारे साल के मिड में वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग्स कॉस्टिंग 33 मिलियन वॉज सोल्ड फॉर 30 मिलियन। एक 33 मिलियन वाली बिल्डिंग कितने की बिक गई 30 मिलियन की। ऑन 1 जनवरी 14 WDV बिफोर रिवैल्यूएशन and revalued amount of the sold building amounted to 27.72 and 31.92। ओके, जिस दिन खरीदी थी उस दिन कॉस्ट कितनी थी 33। जिस दिन बेची उस दिन सेल प्राइस 30। जिस दिन बेची उस दिन सेल प्राइस 30, कैश आया। अगला सवाल, हमारे साल के पहले दिन अगर ये रीवैल्यू ना होती तो कितने की नजर आती किताबों में? रीवैल्यू होने की वजह से मार्केट वैल्यू कितनी है 31.92। अब आप मुझे बता दें ओपनिंग बुक वैल्यू इस बिल्डिंग की, क्या सारी बिल्डिंग्स की ओपनिंग बुक वैल्यू में पड़ी हुई है? तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इस बिकी हुई बिल्डिंग की कॉस्ट और सेल प्राइस मुझे फिलहाल चाहिए, या इस बिकी हुई बिल्डिंग की ओपनिंग WDV मुझे चाहिए? ओपनिंग WDV चाहिए ताकि मैं इस बिल्डिंग का भी सरप्लस निकाल सकूं। तो ये रेड मार्कर से मैं आपके शो करने के लिए कर रहा हूं बिकी हुई बिल्डिंग। इसमें कितनी वाली बिकी हुई बिल्डिंग पड़ी है 27.72। और ये 1 जनवरी 14 यानी साल का पहला दिन, साल के पहले दिन इसकी मार्केट वैल्यू 31.92। ये जो मार्केट वैल्यू है ये सारी बिल्डिंग्स की है या बिकी हुई बिल्डिंग की है? सारी बिल्डिंग्स की है। तो ये बुक वैल्यू थी बिकी हुई बिल्डिंग की जो इसमें पड़ी हुई थी, इसमें मार्केट वैल्यू कितनी पड़ी हुई है 31.92।
तो मुझे बता दें बिकी हुई बिल्डिंग का सरप्लस 4.2, इस सरप्लस में बिकी हुई बिल्डिंग का कितना सरप्लस पड़ा है 4.2, या इस सरप्लस में भी बिकी हुई बिल्डिंग का कितना सरप्लस पड़ा है 4.2। तो मुझे डाटा तो कॉस्ट का भी दिया हुआ था, मुझे डाटा तो सेल प्राइस का भी दिया हुआ था, लेकिन सेल प्राइस तो मैं उस वक्त लूंगा जब डिस्पोजल की जनरल एंट्री करूंगा। मुझे डाटा तो सेल प्राइस का भी दिया हुआ था, लेकिन मैंने डाटे को ढूंढा कि मैंने ओपनिंग बीवीज पकड़ी है सारी बिल्डिंग की और ओपनिंग वैल्यू पकड़ी है सारी बिल्डिंग्स की और सरप्लस निकाला है सारी का। उस सारी में हमारी भी तो बिल्डिंग है ना जो बिकी है, तो वो जो हम वैसे तो सारी बिल्डिंग्स हमारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस सारी में जो हमारी बिकी है उसकी बुक वैल्यू दे दी या निकालनी पड़ी, कॉस्ट माइनस अकोमोडेशन करके दे दी। उसकी फेयर वैल्यू दी या सरप्लस दिया, फेयर वैल्यू दी तो सरप्लस निकाल लिया, सरप्लस देता तो फेयर वैल्यू निकाल लेते। कोई इसके अंदर हरज वाली बात नहीं है। अब आगे सवाल पढ़ने से पहले, सवाल खत्म हो गया बस, आगे सवाल पढ़ने से पहले मुझे ये बता दें कि इस साल कितने इवेंट्स होंगे। नंबर 1, बिकी हुई बिल्डिंग्स 6 महीने डेप्रिशिएट होंगी। नंबर 2, बिकी हुई बिल्डिंग्स की डिस्पोजल की एंट्री होगी। नंबर 3, रिमेनिंग बिल्डिंग्स की पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी। तो अब मुझे बता दें, मैं ईयर एंड पे पहुंचने से पहले एक काम करता था, डेप्रिसिएशन और फिर बुक वैल्यूज निकाल लेता था। आज मैं डेप्रिसिएशन का लफ्ज 2 दफा लिखूंगा ताकि जो बिल्डिंग 6 महीने इस्तेमाल हुई उसकी अलग से निकालूं और 12 महीने वाली की अलग से निकालूं। लेकिन एक और लाइन में डालूंगा, रीवैल्यूड अमाउंट्स में से ये वाली रीवैल्यूड अमाउंट्स मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि अब मेरा एसेट ही नहीं रहा। तो आज मैं 3 लाइनें डालूंगा जहां डेप्रिसिएशन ऑफ बिकी हुई बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग एंड डिस्पोजल ऑफ बिकी हुई बिल्डिंग। डिस्पोजल की बुक वैल्यू जो भी होगी वो हम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया ये? ओके। अब आप हजरात मुझे बता दें हाउ वी विल प्रोसीड। सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन किन बिल्डिंग्स की निकाल लूं? बिकी हुई बिल्डिंग की। कितनी महीने की? 6 महीने की। डेप्रिसिएशन के साथ डेट ना लिखें, डेप्रिसिएशन के साथ डेट ना लिखें। ओके, अब आप मुझे बताइए जरा खुला खुला करके, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज वाली बिल्डिंग। अच्छा जी, मुझे बताएं डेप्रिसिएशन ऑनवर्ड्स किस पे निकालूं? फेयर वैल्यू के ऊपर निकालूं या बुक वैल्यू के ऊपर या कॉस्ट के ऊपर? फेयर वैल्यू के ऊपर। बिकी हुई बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 31.92। मुझे बता दें यकम जनवरी 14 और यकम जनवरी 10, 11, 12, 10 तो पता है ना, इधर देखें 10, 11, 12, 13 साल इस्तेमाल हो चुकी, 4 कितने रह गई? अगर मैं 21 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने सालों की डिफरेंस आएगी? 1 साल की। मुझे कितने साल की चाहिए? जुलाई तक की चाहिए। इंटू 6/12 इज टू 4.2 को पकड़ें, 4.2 को 4.2 डिवाइडेड बाय 21। जब एसेट को 21 सालों में खत्म करना है तो सरप्लस को भी 21 सालों में खत्म करने का सोचा था, लेकिन वो तो बिक गया बीच में, वो अलग बात है। इंटू 6/12। तो बता दें इसको और इसको पकड़कर मैं इधर लाया या उसकी बजाय मैंने इसको और इसको पकड़ा, इसको और इसको पकड़ा, यानी बिकी हुई बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू को पकड़ा और बिकी हुई बिल्डिंग के सरप्लस को पकड़ा और उनको पकड़ के मैं इधर ले आया। डन हो गई ये बात? ओके, अगली बात, फिगर्स पहले निकलवा दें। कितनी है? 0.1। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि डिस्पोजल की वर्किंग अलग खोल लेते हैं, तो डिस्पोजल की वर्किंग अलग खोल लेते हैं फिर वहां से फिगर्स दोबारा यहां ले आते हैं, तो ये सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो हम डिस्पोजल की वर्किंग अलग नहीं खोल रहे और डिस्पोजल की वर्किंग अलग खोलने की बजाय हम इधर ही डिस्पोजल की डिफरेंस रिकॉर्ड करने लगे हैं। क्लियर हो गया? आगे चलें। हाँ जी, 4.2 डिवाइड बाय 21 इंटू 6/12। लास्ट बैच में तो 0.1 आया था, इधर भी 0.1 ही आया। ठीक है, ओके। ये डेप्रिसिएशन किन की आ गई? डिस्पोजल्स की। एक लाइन इधर मैंने और डालनी है, डिस्पोजल्स को किताबों से निकालना है, लेकिन वो जरा मैं वेट कर रहा हूं। एक लाइन छोड़ के मैं डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग, ये जरा हिम्मत करके बताएं डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग कैसे निकालूंगा? क्या 149.94 को डिवाइड करूं 21 से, या फिर इसमें से 31.92 माइनस करके? जी बोलें। 149 डिवाइडेड बाय 21, इस माइनस क्या करना है इसमें से? 149.94 क्या है? सारी बिल्डिंग्स की डेफिनेशन। इसमें से क्या माइनस करूं? बिकी हुई बिल्डिंग की, सॉरी मार्केट वैल्यू। ये क्या है? सारी बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू। इसमें से क्या माइनस करूं? बिकी हुई बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू। तो किन बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू निकल आएगी? रिमेनिंग बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू निकल आएगी, माइनस 31.92। इसको ब्रैकेट को इस तरह कर लें, डिवाइडेड बाय 21
इंटू 6/12 नहीं करना, इंटू 6/12, क्योंकि ये बिल्डिंग्स कितना अर्सा इस्तेमाल हुई हैं, सारा साल इस्तेमाल हुई हैं। इज टू, यानी एक और कैलकुलेशन में करने लगा हूं। वो क्या करने लगा हूं, सबका सरप्लस 11.76, इसमें अच्छा मुझे आप ये बताएं कि कैसी आपसे बात पूछ रहा हूं कि ये जो मैं 4.2 है या ये 11.76 यहां आप मुझे लिखवाने लगे हैं, ये वाला 11.76 लिखवाने लगे हैं, ये वाला 11.76 लिखवाने लगे हैं, या ये वाला 11.76 लिखवाने लगे हैं? एक बार याद रखिएगा कि ये वाला 11.76 और ये वाला 11.76 पेपर में डिफरेंट आ सकता है अगर ओपनिंग कोई सरप्लस पड़ा हो। 10 रुपए 11.76 पर ये कुछ ज्यादा, तो ये वाला 11.76 उठाना है, क्योंकि मार्केट वैल्यू भी आप ये वाली उठा रहे हैं। तो इसमें भी बेशक लिख लें, इसमें भी सिर्फ 4.2 ही पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो अब आप मुझे बता दें, ये सारी बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू बोले, ये बिकी हुई बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू, तो ये जो माइनस किया तो ये क्या आ गई, बची हुई बिल्डिंग की, सारी में से बिकी हुई माइनस की तो बची हुई आ गई। ये सारी बिल्डिंग्स की डिप्रिसिएशन, सारी बिल्डिंग्स का सरप्लस, ये बिकी हुई बिल्डिंग्स का सरप्लस और बाकी रिमेनिंग बिल्डिंग्स का सरप्लस। ओके 11 पॉइंट, सारी बिल्डिंग्स के सरप्लस को डिवाइड ना करो बल्कि बिकी हुई बिल्डिंग्स के सरप्लस को माइनस कर दो, तो बाकी सरप्लस बचेगा बची हुई बिल्डिंग्स का। तो डिवाइड किससे कर दिया, 21 से जी, 0.36। ओके यहां तक नोट कर लें, फिर 3-4 लाइनें इधर छोड़ के डिस्पोजल्स की डिस्कशन करते हैं। इसमें उसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 25 साल लाइफ है तो 25 ही रहेगी, यानी अब 4 इस्तेमाल हो गया तो रिमेनिंग 21 है। अगर ये ना भी लिखता तो यही होना था जी। क्या सबको नहीं, सबको 6 महीने डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बिकी हुई बिल्डिंग्स की 6 महीने की डेप्रिशिएशन हमें चाहिए होगी डिस्पोजल के लिए, वो फिर नहीं निकलेगी। ओके डिस्पोजल की जर्नल एंट्री क्या है, कॉस्ट मॉडल में क्या है और रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या है डिस्पोजल की जर्नल एंट्री? जी बोलें। कॉस्ट मॉडल यानी कि एसेट कॉस्ट पे पड़ा था, डिप्रिशिएट हो गया, वो बिक गया। कैश डेबिट, अकाउंट डेबिशन कब से कब तक की, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की, और एसेट की क्या क्रेडिट, कॉस्ट, और गेन और लॉस। ये किसकी एंट्री है, लिखने की, किस मॉडल में, कॉस्ट मॉडल में। रिवैल्यूएशन मॉडल में कैश डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट लेटेस्ट फेयर वैल्यू। लेटेस्ट फेयर वैल्यू का क्या मतलब है, अगर कई दफा रिवैल्यू हो रहा है तो लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे भी तो किताबों में पढ़ा होगा ना, तो कॉस्ट किताबों से बाहर निकालें या लेटेस्ट फेयर वैल्यू। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, लास्ट डेट ऑफ रिवैल्यूएशन टिल डेट ऑफ सेल, लास्ट डेट ऑफ रिवैल्यूएशन टिल डेट ऑफ सेल, क्योंकि पुरानी अकाउंट तो एसेट अकाउंट में शिफ्ट होगी होगी ना, तो जिस दिन आपको पता है एसेट रीवैल्यू होता है उस दिन पुरानी अकाउंट का क्या बनता है, वो ट्रांसफर हो जाती है। तो फिर अब अकाउंट में सिर्फ कितनी अकाउंट पड़ी होगी, जब रीवैल्यू हुआ था तब से लेकर डेट ऑफ सेल तक की, और बैलेंसिंग फिगर में भी गेन में भी लॉस, और जो भी सरप्लस पड़ा होगा उससे आपने रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट करना होगा, जो भी सरप्लस पड़ा होगा उसे आपने रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट करना होगा। कई होता है बिका हुआ एसेट का सरप्लस पड़ा रह जाता है, तो पड़ा रह जाए तो उसे रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट करना है। तो ये एंट्रीज हैं कॉस्ट मॉडल में, और वो एंट्रीज हैं रिवैल्यूएशन मॉडल में एसेट बेचने की, नोट कर लें। ओके
मिसाल के तौर पर मैं कोई डाटा पुट करता हूं, मिसाल के तौर पर मैं कोई डाटा पुट करता हूं, 100 रुपया, 30 रुपये, 150 रुपये, क्या जवाब आ गया? 20 रुपये। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर से जब आप बिकी हुई बिल्डिंग को बाहर निकालेंगे तो किस फिगर से निकालेंगे? 120 से बाहर निकालेंगे ना यार, क्योंकि इस फॉर्मेट में आपको पता है WDVs टाइप चीजें चल रही हैं, डिफरेंस वगैरह माइनस हो चुके हैं। ये फॉर्मेट कोई कॉस्ट पे नहीं चल रहा, WDVs पे चल रहा है ये फॉर्मेट। तो मैंने आपसे ऐसे ही एक सवाल पूछ लिया था, आपने भी ऐसे ही जवाब दे दिया कि इधर से आप 150 निकालेंगे। 150 नहीं निकालेंगे, आपने तो ऐसे को डेप्रिशिएट भी कर लिया हुआ है फेयर वैल्यू लेके, बल्कि हमारी बिकी हुई बिल्डिंग है उसको तो 6 महीने आपने डेप्रिशिएट कर लिया हुआ है। तो मुझे बता दें कि इस फॉर्मेट में डिस्पोजल्स की क्या रिकॉर्ड करेंगे, बुक वैल्यू या डिस्पोजल्स की लेटेस्ट फेयर वैल्यू? और ये बुक वैल्यू से नहीं, लेटेस्ट फेयर वैल्यू नहीं माइनस करेंगे। तो अकोमोडेशन का डिफरेंस होता है बुक वैल्यू, ठीक है? तो बुक वैल्यू होगी, एसेट माइनस अकोमोडेशन इज ऑलवेज कॉल्ड एज बुक वैल्यू। तो इसे डिस्पोजल्स की कैरिंग अमाउंट भी कह सकते हैं, डिस्पोजल्स की बीवी भी कह सकती हैं। तो डिस्पोजल मींस बिल्डिंग गई तो बिल्डिंग की बीवी भी गई, तो जब बिल्डिंग जाएगी तो बिल्डिंग की बीवी भी जाएगी। ओके चलें जी, आप बोलें डिस्पोजल्स की बीवी। अच्छा जी, बीवी कैसे आती है? लेटेस्ट ना लेटेस्ट फेयर वैल्यू माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन टिल डेट ऑफ सेल। तो ये होगी डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू। बिल्डिंग गई तो बिल्डिंग अपनी बीवी को साथ लेके गई इस दुनिया से। अच्छा जी, बेगम ने क्या, लेटेस्ट फेयर वैल्यू, लेटेस्ट फेयर वैल्यू बोले जी, लेटेस्ट फेयर वैल्यू 31.92, ये इसकी लेटेस्ट फेयर वैल्यू। लेकिन ये 6 महीने पुरानी है, 6 महीने पुरानी है। तो मुझे अरसा बताएं कितना अरसा हो गया लास्ट टाइम रिवैल्यू हुए? 6 महीने। तो 6 महीने डेप्रिशिएट हो चुका होगा। तो लास्ट टाइम रिवैल्यू हमारे साल के शुरू में हुआ था, तो लेटेस्ट रिवैल्यूएशन के बाद सिर्फ कितने महीने डेप्रिशिएट हुआ है? तो -0.76। ये मैं फिगर आपसे पूछना चाह रहा था, तो मुझे बता दें, अब अगर मैं इस सवाल का डेटा पुट करना चाहूं तो व्हाट इज लेटेस्ट फेयर वैल्यू? 31.92। व्हाट इज अकोमोडेशन? 0.76। और कैश सवाल में शायद 30 रुपए दिया हुआ है कि 30 रुपए का एसेट बिक गया, लेकिन वो भी बात की बात है। तो ये असल में मैं आपसे एंट्री बनवाना चाह रहा था। तो डिस्पोजल की बुक वैल्यू ना कुछ ऐसे निकला करेगी। डिस्पोजल की बुक वैल्यू 31 पेपर में ना आपने वो लिखना नहीं है सारा, लेकिन ये क्या है? लेटेस्ट फेयर वैल्यू माइनस जब से फेयर वैल्यू हुआ है तब से लेके आज तक 6 महीने गुजरे हैं, तो 6 महीने की डिफरेंस ये पड़ी हुई है 0.76। 31.16। सारे ऊपर देखें, सारे ऊपर देखें। इसमें पड़ा कितना हुआ था? निकाल कितना दिया? ये कह रहा था मैं, सादा सी बात है, लेकिन जरा एंजॉय तो कर लेना थोड़ा सा यार, हाथ होगी। इसमें पड़ा कितना हुआ था? 31.92। निकाल कितना दिया? बाकी सारा डाटा बाकी बिल्डिंग का पड़ा हो। तो ये जरा आपने इंश्योर करना है 31.92 पड़ा हुआ है, वही निकाल दिया आपने। कुछ डेप्रिसिएशन के नाम से निकाला बाहर और कुछ डिस्पोजल के नाम से निकाला। इसी तरह सरप्लस के साथ सलूक कर रहे हैं। क्या सरप्लस कोई रिटेन अर्निंग, इस बिल्डिंग का कोई सरप्लस वगैरह है? सारा ही बाहर निकाल दें या कुछ ऑलरेडी डेप्रिसिएशन के साथ आ चुके हैं? अच्छा, अब आप मुझे बता दें ये एंट्री जो मैंने करनी है ये कौन से करनी है? कितना सरप्लस था लास्ट रिवैल्यूएशन डेट पे और कितना 6 महीने में शिफ्ट हो गया? तो क्या मैं कह सकता हूं लेटेस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस माइनस सरप्लस शिफ्टेड इन रिटेन्ड अर्निंग अलोंग विद डिप्रिसिएशन। तो वही वाला कॉन्सेप्ट, सरप्लस में से जितना शिफ्ट हो चुका है वो माइनस कर दें, बाकी शिफ्ट होना था लेकिन ऐसा नहीं बिक गया, अब इसे फौरन शिफ्ट कर दें, वरना ये डेप्रिसिएशन के साथ साथ शिफ्ट होता रहता। ये 0.1 शिफ्ट होता रहता, लेकिन क्यों नहीं अब होना बंद कर देगा शिफ्ट होना? क्योंकि ऐसा ही चला गया। तो आप बता दें व्हाट इज लेटेस्ट सरप्लस, व्हाट इज द सरप्लस शिफ्टेड इन रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ रिवैल्यूएशन टिल डेट ऑफ सेल? 6 महीने का कितना? 0.1 4 और वो भी देख लें 4.2 निकाल दिया हमने किताबों से, 4.2 निकाल दिया। चलें जी, ओवर। सादा लिख रहा है, मजा आया? वो भी परेशान केड़ी चाहे। अच्छा जी करते समझ थोड़ा
WDV जी मोहतरम 112.7/2। डेट्स वगैरह लिख लें, लिखनी है बेहतर है। ये यकम जुलाई करते हैं, 30 जून करते हैं, जो आपको पसंद है। यकम जुलाई 14, 31/12/14। तो आज तक एक दफा डिफिशन लिखते थे, इधर हमने कितनी बार डिफिशन लिखी? 2 दफा डिफिशन लिखी। रीवैल्यूड अमाउंट के बाद बीवी जल्दी आ जाती थी, लेकिन इधर बीवी नहीं आई। तो रीवैल्यूड अमाउंट के बाद बीवी आते आते जमाने लग गए। पहले 6 महीने की डिफिशन, फिर 12 महीने की डिफिशन, और फिर डिस्पोजल्स। ओके, अच्छा आप मुझे ये बता दें, आपके ये वाली एंट्री 31.16 की वहां मुझे कहां नजर आ रहा है? 31.16 जनरल एंट्री में, ये दोनों का नेट करके। अच्छा ऐसा बिका कितने के? अच्छा यार वो कॉस्ट दी हुई थी 30 की, उसे क्या करना था? कॉस्ट दी हुई थी 33 की, उसे क्या करना था? अब कॉस्ट तो मुझे कुछ नहीं करनी ना, क्योंकि कॉस्ट फारिग हो जाती है टी अकाउंट में नजर आना जब ऐसा क्या होना शुरू हो जाए, रीवैल्यू होना शुरू हो जाए। तो देखें जरा मजे की बात, 33 दिया हुआ था और 30 दिया हुआ था। मैंने क्या किया, 30 तो यहां उठा लिया, 33 में तब उठाता जब कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा था। तो 33 क्यों नहीं टी अकाउंट में नजर आ रहा होगा? तो इसलिए कॉस्ट 33 को मैं काट भी सकता हूं, लेकिन कॉस्ट 33 शायद इसलिए मैं नहीं काट रहा कि जब टैक्स वाले डिस्पोज करेंगे तो वो तो शायद रिवैल्यूएशन ना करें, तो उनकी कैलकुलेशन तो हमें कॉस्ट की बेस पे करनी पड़ेगी ना। अच्छा जी, अब आप मुझे गेन लॉस निकलवाना 1.1। ये अकाउंटिंग वालों का गेन निकाले, टैक्स वालों का गेन निकाले? अकाउंटिंग वालों का गेन निकाले। लेकिन मोहतरम प्लीज आप इधर तशरीफ ले आए, मैं ऐसे उधर सैर करने गया था भाई। मैंने सिर्फ इसकी जनरल एंट्री की है अभी, मैंने तो अभी इसकी जनरल एंट्री भी करनी है, और उसके बाद मैंने इसकी भी जनरल एंट्री करनी है, 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 इसकी भी जनरल एंट्री। अभी तो मैंने सारे डाटे की जनरल एंट्री करनी है। ये जो मैंने आपको एंट्री सिर्फ करके दिखाई है 31.16, ये किसकी जनरल एंट्री है? डिस्पोजल की। चलें जी, एंट्रीज अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल आप टैक्स इंपैक्ट इग्नोर करें, टैक्स इंपैक्ट इग्नोर करके आप मुझे जरा एंट्रीज बता दें क्या है। 11.76 रिवैल्यूएशन है, ग्रीन पट्टी है, ग्रीन पट्टी की एंट्री से पहले वार्म अप होगा। 4 सालों की डिफिशन पड़ी हुई है, अकामुलेटेड डिफिशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, ये पहली एंट्री होगी हमारी। दूसरी एंट्री एसेट डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। फिलहाल ये 2 कॉलम मैं नहीं बना रहा। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेशन क्रेडिट, इस और इसको जमा करके भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। 0.76 और 5.62 को जमा करके भी कर सकते हैं। डेट अगर आप 31/12 के भी डाल देंगे चलेगा, काम कोई मसला नहीं। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेशन क्रेडिट दोनों को जमा करके भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इन दोनों को फिर जमा करके कर दीजिएगा, ठीक है। और अगली एंट्री डिस्पोजल की, ये जो है ना ये बुक वैल्यू है, ये यहां पे नजर आ जाएगी, इसके बदले कैश आएगा, कैश और बुक वैल्यू में डिफरेंस गेन लॉस आ जाएगा। और बस इसके पड़े हुए सरप्लस की एंट्री, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। तो ये 4.2 तो वैसे मुझे मिटा देना चाहिए। अब आप मुझे बताएं टैक्स रेट कितना है? 30%। तो इस कॉलम को फारिग कर दें और किसमें स्प्लिट कर दें? 30/70 में। तो 30/70 में स्प्लिट करवाएं, 3.53। शर्मा के 0.1 का भी 30% ले लें, 0.03, 0.07, 4.1, 1.23, 2.87, 0.10, 0.108 को 1 कर लें, कर लिया, 0.25, 5.0। चलिए जी, अब एंट्रीज तो मैं उधर ही जाके करूंगा स्क्रीन पे, जरा पट्टी बना के ज्यादा अच्छी होगी। ओहो अच्छा जी, यहां तक NOTE कर लें। पेज नंबर कौन सा सोल्यूशन का? 316।
जी मोहतरम 316 पे आ जाएं। इधर देखें, इधर देखें, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम है, इसे उड़ा दिया और ये हमारी सबस पट्टी है। अच्छा, ये जो सबस पट्टी है ना, ये ना हमें दो जगह हेल्प करती है। एक तो करंट टैक्स की वर्किंग में अगर P&L की फिगर आ जाए जो कि इस सवाल में नहीं आ रही, उसको उल्टाना होता है। और दूसरा ये सबस पट्टी हमें हेल्प करती है DTL के T काउंट में कितना डेबिट या क्रेडिट मारना है, तो ये यहां से हमें हेल्प करेगी। ठीक है, और इन सब की जो जर्नल एंट्री है वो मैंने आपको कहा था DTL डेबिट DT क्रेडिट ना करें, क्योंकि डेफर्ड टैक्स का जब T काउंट बनना है तो T काउंट में याद है डेप्रिसिएशन वाली ये वाली चीज खुद ही आ जानी है, तो इसलिए ये वाली एंट्री ना करें। बाकी अब आप मुझे एंट्रीज करवाना शुरू कर दें जबानी, कोई नोट करने की जरूरत नहीं। 1 जनवरी 14 26 4 या 3 की एंट्री, सारे सालों की कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी है, इसे डेबिट कर दें और बिल्डिंग क्रेडिट कर दें। ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री बिल्डिंग डेबिट DTL क्रेडिट और सरप्लस इन OCI क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट इन दोनों को जमा करके कर सकते हैं, और इन दोनों को जमा करके सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 31.16 31.92 से बिल्डिंग क्रेडिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0.76 से डेबिट, कैश 30 से डेबिट और गेन लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट 2.87 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। डिस्पोजल के वक्त हम सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट कर रहे हैं, एंड इट्स ऑल। जी देख लें एंट्रीज, वो पहली वाली एंट्री 26.32 वाली और ग्रीन पट्टी वाली एंट्री। इसके बाद डेप्रिसिएशन ओहो अलग अलग रिकॉर्ड हुई है, ये 0.76 वाली अलग रिकॉर्ड हुई है और इसका फिर सरप्लस अलग से रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट हुआ हुआ है, और अगले सफे पे फिर ये वाली डिडक्शन अलग से रिकॉर्ड हुई है और इसका सरप्लस अलग से शिफ्ट हुआ हुआ है। करंट और डेफर्ड की एंट्रीज मैं बाद में करवाता हूँ। और एक वो छोटी सी एंट्री डिस्पोजल की, कैश आया 30 रुपये था, ऑफिस बिल्डिंग लेटेस्ट फेयर वैल्यू और लास्ट रीवैल्यूएशन से लेके डेट ऑफ सेल तक की कंडक्शन और P&L बैलेंसिंग आ गया था। ये अकाउंटिंग लॉस है जिसे हम उल्टाएंगे, और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड। अब करंट और डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज हमारी रहेगी, उसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हमें करंट टैक्स की वर्किंग करनी पड़ेगी, उसके बाद डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी पड़ेगी। तो करंट टैक्स की वर्किंग जो है वो जस्ट ही करवा देता हूं आपको। पीबीटी कितने सवाल में? पीबीटी कितने? 100। किस साल का? 2014 का। अच्छा जी, अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वालों का डिप्रिसिएशन जमा करेंगे लेटर पे 5.62 और 0.76 6.38। अकाउंटिंग वालों का डिप्रिसिएशन उल्टानी है। P&L तो नहीं कुछ उल्टाना, P&L तो कुछ नहीं उल्टाना, P&L उल्टाने की करंट टैक्स में जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस आया फिक्स एसेट बेचने पे? तो अकाउंटिंग वालों का क्या आया है? लॉस है कितना? 1.16। तो क्या क्या उल्टा दें? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दें और अकाउंटिंग लॉस भी उल्टा दें। पीछे क्या बच गया? टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों का गेन लॉस। लेकिन मोहतरम, टैक्स वालों का गेन लॉस या टैक्स डेप्रिसिएशन या टैक्स WDV इतनी आसान नहीं होगी, वो थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि बीच में डिस्पोजल भी हमें डालनी है। तो इसलिए टैक्स वालों की कैलकुलेशन अब आपने शौक के साथ मेरे साथ करनी है। OCL uses straight line method of depreciation which starts from the date asset is available for use up to the date of disposal। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं जब हम खरीदते हैं और जब तक डेप्रिशिएट करते रहते हैं जब तक एसेट बेचते हैं। बिल्कुल यही अकाउंटिंग होती है। रिवैल्यूएशन इज टू बी काउंटेड फॉर यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट मेथड। ये जो एंट्री होती है ना, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, इसे कहते हैं नेट पे ले जाना एसेट को, इसलिए इसको नेट रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं। एक ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड भी एंट्रीज करने का, वो मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा। टैक्स वाले डेप्रिशिएट करें कितने परसेंट पे? On reducing balance method with full year depreciation in the year of purchase while no depreciation in the year of disposal। टैक्स वाले कहते हैं बेचने के साल में आपने डेप्रिशिएट, इसलिए बेचने के साल में 6 महीने उस बिल्डिंग को हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। डन? चलें जी, अब आप बनाएं पीपी का अकाउंट टैक्स वालों के मुताबिक। लेट्स स्टार्ट। बुक वैल्यू पे बना रहा हूं मैं। ये टैक्स रूल्स के मुताबिक बन रहे हैं दोनों अकाउंट।
अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक टी काउंट इसलिए नहीं बनाना पड़ा कि टी काउंट की बजाय वो स्टेटमेंट फॉर्म में हमने भी वर्किंग कर ली थी। अच्छा जी, 1 जनवरी 14 ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू। जी मुझे बता दें, एसेट आपने कितने का खरीदा है? 164.5। अभी बिकी हुई बिल्डिंग की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि वो 1 जुलाई 14 को बिकी है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेनी। हम 1 जनवरी 14 पे खड़े हैं। 2010 में ये 10% डेप्रिशिएट हुआ था। WDV मेथड है, शॉर्टकट बताया हुआ है। 2011 में ये 10% डेप्रिशिएट हुआ था। 2012 में ये 10% डेप्रिशिएट हुआ था और 2013 में भी ये 10% डेप्रिशिएट हुआ था। 107.93 या 0.9 नोट कर लें। 107.9 कर लो, चलो जैसे भी करना है, ठीक है। 107.93 ये ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू आ गई। अगर लेंथी तरीका आपने लगाना है तो फिर आप 164.5 को पकड़ें और हर साल डेप्रिशिएट करते हैं 10% पे। अगर बिकने वाले साल में, थोड़ी देर के लिए मुझे ये कैलकुलेशन करने दीजिएगा प्लीज, थोड़ी देर के लिए मुझे ये कैलकुलेशन करने दीजिएगा। मैं एक कैलकुलेशन परफॉर्म करने लगा हूं जिसके लिए मुझे आपकी अटेंशन चाहिए। मैं ये अज्यूम करने लगा हूं कि बिकने वाले साल भी 6 महीने टैक्स वाले डेप्रिशिएट कर रहे हैं और मैं आपके सामने डिस्पोजल अकाउंट भी बनाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बात आपको समझ आ जाएगी। डिस्पोजल किस दिन हुई? 1 जुलाई 14 को। मुझे चाहिए डिस्पोजल की बुक वैल्यू। मैंने सवाल को फाड़ के फेंक दिया है अपनी किताब से और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि बिकने वाले साल भी मेरा एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होगा। अब आप मुझे बता दें, ये जो बिकने वाला एसेट है खरीदा कितने का था? 33। वो जो फिगर हमारी यूज नहीं हुई थी अभी तक, कितने का खरीदा था? 33 का। तो ये जो 33 का खरीदा था, ये मेरे पास जरा जगह कम है इसलिए मैं नीचे कर रहा हूं। ये 90% यानी 2010 में डेप्रिशिएट हुआ, 11 में हुआ, 12 में हुआ, जगह मेरे पास कम है, 13 में हुआ और 14 में 6 महीने हुआ। 14 में क्या हुआ? 6 महीने हुआ। 6 महीने का मतलब है 10% इंटू 6/12 मीन्स 10% डेप्रिशिएट हुआ या 5%? अगर 5% डेप्रिशिएट हुआ तो फिर बुक वैल्यू 95% रहेगी होगी इसकी। यहां से मैंने आपको बताया था कि आप लिखा करें 95%। अच्छा जी, ये कहां की WDV है? 31/12/10 की, 31/12/11, 31/12/12 की WDV, 31/12/13 की WDV अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां खड़े होकर निकल सकती है। और 31/12 की WDV शायद मुझे किसी चीज के लिए चाहिए हो। ये वक्त बताएगा कि 31/12/13 की WDV मुझे किस चीज के लिए चाहिए। फिलहाल मैं 30 जून 14 की WDV निकाल चुका हूं। जी जवाब बताएं। ये मैं अकाउंट गलत बना रहा हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बिकने के साल में एसेट इस्तेमाल डेप्रिशिएट करना है। जी 20.57। अच्छा जी, इसको इधर भी तो ले जाना, एसेट अकाउंट से डिस्पोजल अकाउंट में 20.57। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए। डेप्रिसिएशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स। व्हाट इज ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स? 107। Are you people attentive? Are you people holding calculators? Are you people in class? Are you mentally prepared? अच्छा जी, ओपनिंग बुक वैल्यू 107.93। अच्छा, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स जरा मुझे बताएं। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स कैलकुलेटर पे रीप्ले करते पुरानी कैलकुलेशन ढूंढे। अच्छा ढूंढ ली। 33 पकड़ें, मल्टीप्लाइड बाय 90%। ये अगर मैं 95% छुपा दूं तो मेरी कौन से WDV आ जानी है? 31/12/13 की कितनी? 21 ये माइनस करेंगे यहां 21 तो माल हो गई है 21.65। ये ओपनिंग BV ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग BV ऑफ माय बिकी हुई बिल्डिंग। क्योंकि भाईजान अगर ये 1 जनवरी की है ना तो ये भी 1 जनवरी की होनी चाहिए, क्योंकि इन सब की बीवियां 1 जनवरी की, तो इसकी बीवी भी 1 जनवरी की होनी चाहिए, बीवियां मैच होनी चाहिए। इनटू 8.63। और अब वी आर वेरी लकी कि 21.65 हमें अवेलेबल है।
मैं अभी गलत सवाल सॉल्व कर रहा हूं। मैं अभी थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं सवाल को फाड़ के फेंक दें और सवाल डिस्पोजल के साल में 6 महीने डेफिशिएट करेंगे। इसीलिए तो ये 95% किया है। अच्छा जी, चलें वापस आ जाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, अब मैं बिके हुए एसेट की भी डेफिनेशन मुझे चाहिए ना, एडिशन तो कोई है नहीं, तो बिके हुए की डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे निकालूं 33 पे या ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मेरी क्या है? आपको याद है ये मैनुअली निकलती थी 33 की कॉस्ट पकड़ के माइनस डिडक्शन करते हुए, लेकिन हम शॉर्टकट से निकाल लिया। 21.65 इज ओपनिंग बीवी। ओपनिंग बीवी पे डेप्रिसिएशन का रेट लगाएं इनटू 6/1. अच्छा भाईजान मुझे बताएं 1.08 क्या आई है बिकी हुई बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन? 9.71। मैं नोट करने का टाइम दूंगा, यार कोई थोड़ा सा याद रख लिया करो। अच्छा जी, कैरी डाउन 7.65 और कितने की बिकी है बिल्डिंग? 30 की जी। कितना आया? हाँ जी 9.43। ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने है और इस कैलकुलेशन को करें रजिस्टर पे और करने के बाद इसको काट दें। ये कैलकुलेशन क्या एज्यूम करते हुए है कि देयर इज डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। कल कल को तो पेपर में ये आएगा ना, इतनी आसान बात तो नहीं आएगी नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, ये कोई बात है? तो इसके ऊपर हेडिंग दें, अगर बेचने के साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो ऐसा करते। बैठ जाता हूँ। तो ऊपर लिख लें, अगर बेचने के साल में डेप्रिशिएट करते। मेरा सारा फोकस पता है किस चीज पे है? छोड़ दिया करो भाई, छोड़ भी दिया करो। ना भाई, मैं बताता हूँ तुझे, बताता हूँ मैं। ना भाई आप मैंने देखा है दिन ब दिन आपको पर लग चुके हैं, आप इजहार कर रहे हो बार बार। अच्छा तो मोहतरम ये जो है ना 95% और ये 21.65, ये असल में दो फिगर्स हैं टेक्निकल जो हमारी सही निकलनी चाहिए थी। 95% क्यों किया है उस पर भी मैंने बात कर ली, और 21.65 कैसे आया ये शायद आपको पता चल गया हो। 33% को आपने 90% 4 दफा किया है। अच्छा कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, वो पता क्या करते हैं, 33 को ऐसे भी नहीं करते, 33 इंटू 0.9 रेज टू पावर 4, सीधा ही छिक्के काम रख देना है। तो 33 इंटू 0.9 रेज टू पावर 4 क्या आया? 21.65 आ रहा है ना। इन्होंने तो लूटी में चाहिए ना, इन्होंने तो कट ही मारे हैं, शॉर्टकट से भी आगे निकल गए हैं, तो एरोप्लेन पे जा रहे हैं। ओके लेकिन बहरहाल मैनुअली चलें तो रिस्क हो जाता है कभी भी। अच्छा अब इसको डेटे को वापस लेके आते हैं, आप माशाल्लाह दोबारा नोट करेंगे सारा, और मैं इधर से रंग बिरंगा फेर दूं। अब बता दें जी, हमारा सवाल तो कह रहे हैं बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना, तो फिर कब तक डेप्रिशिएट होगा? 10 में डेप्रिशिएट होगा, 11 में होगा, 12 में होगा, 13 में होगा, 14 में डेप्रिशिएट नहीं होगा, तो बीवी तो बदलेगी। 21.65 डन। 21.65 सबर। अच्छा डेप्रिसिएशन की तरफ आ जाए, जरा डेप्रिसिएशन की तरफ आ जाए। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ऑल एसेट्स 107 पॉइंट, लकीली यही साल के शुरू की डब्ल्यूडीवी है
और यही हमें चाहिए होती है। तो लकीली ये 21.65 उसी तरह रहा, लेकिन नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल के आगे मैंने क्या लिख लिया? 0। जवाब 8.63। आप तशरीफ ले आए। 8.63। कैरी डाउन बैलेंसिंग 77.65। चलें जी नोट कर लें, गेन लॉस खुद ही निकाल लीजिएगा, नोट कर लें। तस्वीर लेनी है, फिर गेन लॉस में निकला दो फिर पहले। 8.35। ये चीज ट्राई करें, बोलें जरा। ये चीज जानना जरूरी नहीं है, ये चीज जानना जरूरी नहीं है। अच्छा, कोई दीवाना बोंगा जो है ना, अच्छा बच्चा क्लास के बाद आएगा, कहेगा ये क्या चक्कर है, पहले भी कैरेडाउन यही आ रहा था, आप भी कैरेडाउन यही आ रहा है, तो क्या हो रही है? यानी पहले भी कैरेडाउन यही था, आप भी कैरेडाउन तो वहीं खड़ा है। और भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेडाउन वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि कैरेडाउन है बची हुई बिल्डिंग्स की बुक वैल्यू, तो वो वहीं पे रहनी है। क्योंकि डिस्पोजल्स को चाहे डेप्रिशिएट करो ना करो, अगर डेप्रिशिएट कर दो तो डेप्रिसिएशन में आ जाती है, ये वैल्यू कम हो जाती है, तो इस तरह कुछ मैचिंग हो जाती है, वो बात खत्म हो जाती है। कैरेडाउन हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, पहले भी इतना ही आ रहा था शायद 77.65, और अब हमने बेचने के साल में डेप्रिशिएट इग्नोर किया, फिर भी यही आ रहा है। तो इसलिए इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। किसी कह रहे हैं हाँ चंगे चक्कर पा चढ़े हैं, छोड़े, पर इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस हमें कैलकुलेशंस आनी चाहिए सही। कैलकुलेशंस हमने सही कर ली हैं। अच्छा, अब आप बता दें यार, क्या क्या रिकॉर्ड करना है करंट टैक्स में? गुड 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 गुड, ये रिकॉर्ड करना है करंट टैक्स में। तो टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे करंट टैक्स में, और टैक्स वालों का गेन भी रिकॉर्ड करेंगे। ये दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी है। और टैक्स बेस कितनी होगी? टैक्स बेस 77.65, और कैरिंग अमाउंट 112.4, ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। तो मैं आज डेफर्ड टैक्स की वर्किंग भी नहीं कर रहा। करंट टैक्स के अंदर मुझे जो दो फिगर्स पोस्ट करवा दें। नहीं लेस तो नहीं ना यार, ऐसा तो ना करो यार। हाँ, डेप्रिसिएशन लेस कर दो। डेप्रिसिएशन कितनी है? इसको लेस कर दें, और 8.35 टैक्स वालों का गेन है, इसे क्या कर दें? ऐड कर दें। तो अब आप मुझे बता दें कि दीज आर माय टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो हमने क्या क्या किया? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाई है, टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है, अकाउंटिंग लॉस उल्टाया है, और टैक्स गेन रिकॉर्ड किया है। ये 32.18 आ गया, इसकी एंट्री सीटी डेबिट सीटीपी। अब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस आपने देख ली है, तो नजर मरवा दूंगा दोबारा अगर आपने जो है वो कैरिंग अमाउंट। अच्छा, 31, 12, 13, 14 दोनों की मैं क्यों निकाल रहा हूं? डीटीएल का ब्रॉड डाउन मिसिंग है सवाल में, सवाल में डीटीएल का ब्रॉड डाउन मिसिंग है। तो 31, 12, 13 की ओपनिंग बुक वैल्यू बताएं। 31, 12, 13 की ओपनिंग बुक वैल्यू 138.18। 31, 12, 13 वाली क्लोज यार, इसको ना बोलना 149.94। मैं ओ भाई, क्लोजिंग पिछले साल का इस साल वाला ओपनिंग बनता है ना, तो पिछले साल जब बैलेंस शीट बन के यूजर को गई होगी तो क्लोजिंग तो ये था, ये क्लोजिंग है पिछले साल का 138। पिछले साल रिवैल्यूएशन नहीं हुई, रिवैल्यूएशन तो हमारे साल के पहले दिन हुई है। तो पिछले साल जब रात को 11 बजे जो है वो अकाउंट्स क्लोज किए थे, तो बुक वैल्यू क्या थी? ये ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई, और ये क्लोजिंग। अच्छा, 132.18 और 112.4। और बीवी ब्रॉड डाउन बीवी की जरूरत करें 107.9। कैरेड ऑन बीवी 107.93, 76.5। ग्रेटर सीटीडी, बेटे का नाम डीटीएल। ये ब्रॉड डाउन हो गया, ये कैरेड ऑन हो गया। कहां ले जाएं? टी अकाउंट। ब्रॉड डाउन कितने हैं? ये मैं बनाता हूँ, टी अकाउंट में बनाता हूँ जरा, क्योंकि टी अकाउंट में ना एक चीज आनी है, टी अकाउंट में एक नई चीज आनी है जो हमने धमाके के नाम से डाली थी। तो टी अकाउंट मुझे बना देना चाहिए। डीटीएल ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन 10.43। अच्छा, अब ग्रीन पट्टी वाली एंट्री चाहिए मुझे। ग्रीन पट्टी वाली एंट्री दो जगह हेल्प करती है, करंट टैक्स में पीएनएल के लिए और डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बनाते हुए। टीपी डेबिट
DTL क्रेडिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट। तो DTL क्रेडिट कितने से? 3.53 से। ये ब्लू मार्कर से मैंने लिखा था, ब्लू मार्कर से लिखा था, मुझे याद है, मुझे तो याद है कि ये ब्लू से ब्लू से लिखा था जी। DTL अकाउंट को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। कितना? ये बल्लू नहीं है, बिल्लू है। कितना हो गया? 3.53। अच्छा जी, अब बताएं GTE बैलेंसिंग आ रहा है किस साइड पे? डेबिट साइड पे आ रहा है। DTE बैलेंसिंग, बैलेंसिंग कितना आ रहा है? 2.18। जी DTE कितना बैलेंसिंग आ रहा है? 2.18। अब नोट तो बनाने की जरूरत नहीं है, बना बना के शर्मा के थक गए हम। CTE और DTE देख लें कितने हैं। DTE याद कर लें कितने हैं? 2.18। और ये उलट रहा है, कल आपको बता दिया ये शायद खर्चे के लिए, ये उल्टे के लिए, हमेशा याद रख लें, खर्चा और उल्टा। 2.18। और CTE कितना है? 32.18। तो ये नोट बना हुआ है 32.18 और 2.18 30। ये रिकॉन बनी हुई है। PBT कितना? 100। टैक्स रेट 30 एंड टैक्स 30। अच्छा बताना पड़ता है ना, खत्म हो गया और इंतजार कर रहे हैं उनकी आएगा जी। पास्ट पेपर इसका शायद होगा, पास्ट पेपर में हल्की फुल्की कोई एडजस्टमेंट आ जाती है, सिर्फ एक के एसेट इतने वाला इतने का हो गया, तो कोई एक दो एडजस्टमेंट है पास्ट पेपर की, वो इंशाल्लाह करेंगे। पास्ट पेपर के लिए क्लासें हैं, अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, मतलब ये है ऐसी तरह तेरा मेरा शुगर था, मेरा करेंगे। अच्छा अब आप मुझे बता दें, दिस इज ऑल, ये टेक्स्ट निकल आया। तो सिर्फ हमने क्या सीखा था आज? हमने दो चीजें सीखी, एक तो डिस्पोजल डालना सीखा, और नंबर 2 हमने टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन वगैरह जो आज हिला जुला के एक दो तरीके से चेक की कि उस पर क्या असरात पड़ते हैं। Now be relax, enjoy the 10 minutes of your class. Very interesting. Come back on IAS 21. जिथे दी खोती उथे आन खलोती। तो 50 से ऊपर लेक्चर हो गए, आप लोग माइंड नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। पेज नंबर 393, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, बस क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 93। एसर लिमिटेड इज एन एंटिटी। अच्छा अप्रोच जरा बता दें मुझे, अप्रोच एक दफा दोबारा। पहले ये अकाउंटिंग वालों की कैलकुलेशंस करनी है सारी, उसके बाद करंट टैक्स की वर्किंग में अकाउंटिंग डिफिशन उल्टानी है, टैक्स डिफिशन माइनस करनी है, अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टाना है, टैक्स गेन लॉस रिकॉर्ड करना है। ये ओपनिंग अकाउंटिंग बुक वैल्यू है, ये क्लोजिंग अकाउंटिंग बुक वैल्यू है, और टैक्स वालों की ओपनिंग और क्लोजिंग वहां से पता चल जाएगी। बाकी आगे कह रहे हैं अमाउंट टैक्स बेस और करंट टैक्स की वर्किंग ये है। अच्छा ये भाईजान इसलिए आसान है कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें रीवैल्यूएशन IAS 21 के साथ, वो इसलिए रोक के रखी हुई थी कि अभी तक हमने रीवैल्यूएशन पढ़ी नहीं थी। उसमें करेंगे क्या, सिर्फ एक छोटी सी बात आप सुन लें, उसके बाद 10 मिनट मैं आपको दे रहा हूं, आप ये सवाल करें और इसकी जनरल एंट्रीज करें। छोटी सी बात सुन लें, रीवैल्यूड अमाउंट आपको दी होगी डॉलर में कि $100 की प्रॉपर्टी हो गई है, आपने उस दिन का एक्सचेंज रेट ढूंढना है और मल्टीप्लाई कर देना है। मिसाल के तौर पे एक्सचेंज रेट $20 है, तो $100 अरब $20, तो ये फिगर रीवैल्यूड अमाउंट इस तरह आ जाएगी। बस ये करना है आपने, बाकी सारे कॉलम और सारी चीजें उसी तरह। तो ये सवाल आप कर दोबारा, क्या रीवैल्यूड अमाउंट आपको फॉरेन करेंसी में दी होगी, आपने उसे कन्वर्ट कर देना है पाक रुपीस में, बस टैक्स रेट नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो आपको 2 कॉलम डालने की जरूरत नहीं है। करें जी, 5 से 7 मिनट में आपको दे रहा हूं, जल्दी से कर दें ये सवाल। पेज नंबर 393,
चलिए मुझे 1 मिनट दे दें। नहीं मतलब मैं वो फिगर एक निकाल दूं। जेकम जनवरी को हमने प्लांट कितने का खरीदा? 50,000 हांगकांग डॉलर का, टू बी यूज्ड इन हांगकांग। हांगकांग में हम ये रखेंगे। टू बी यूज्ड इन हांगकांग क्या मतलब है? फिर इसकी फेयर वैल्यू भी हांगकांगियन करेंसी में निकलेगी। जेकम जनवरी को कितने का है ये एसेट? 50,000 का। ये तो ₹19 उस दिन का रेट है। तो कॉस्ट बता दें पाक रुपीज में। पाक रुपीज में 950,000। मार्केट वैल्यू यकम जनवरी 8 को कितनी होगी हांगकांग में? 720, 7,20,000 हो गए। हांगकांग में 40,000 का है तो हांगकांग डॉलर 18 रुपए का है, तो पाक रुपीज में कितना हो गया? 7,20,000। हांगकांग में हमारा एसेट कितने का हो गया? 60,000 का। लेकिन डॉलर का रेट कितना हो गया? 10,000,000। ओके, अब 10,000,000। तो ये मैंने आपको करने को कहा था। बाहर के प्राइस गिवन होगी, उसे किस प्राइस में कन्वर्ट कर लेंगे? पाकिस्तान वाली प्राइस में। अच्छा, अगली बात, प्लांट की लाइफ कितनी है? डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी, पाक रुपीज गिवन है। सिर्फ ग्रीन वाले डेटे को यूज करते हुए 2 मिनट में पूरी वर्किंग कर दें। ग्रीन वाले डेटे को यूज करते हुए 2 मिनट में पूरी वर्किंग कर दें। दो 2007, 8, 9 3 सालों की। वो तो परचेज प्राइस है ना, वो तो रीवैल्यू नहीं है। पहली वाली तो परचेज प्राइस है। ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट। रीवैल्यू साल के शुरू में हो रहा है, ग्रीन वाली लाइन में लिखा हुआ है मैंने। वन की वर्किंग वर्ल्ड। भाई दूसरे को फरमा रहे हैं हौसला रख, जिसको ईद के दिनों में कहते हैं छुरी थले साल है। यार ये जो भी आपने ऊंट गाय बकरे वगैरह लाने हैं ना, पीयू में ले आइएगा पंजाब यूनिवर्सिटी में सामने, तो कर लेंगे। दोपहर तक फारग हो जाएंगे, फिर शाम तक बारबेक्यू कर लेंगे और ईशा के बाद क्लास कर लेंगे। इधर है पंजाब यूनिवर्सिटी, तेरी ट्यूनिंग आउट हुई है, इधर है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इस फिर ईद से अगले दिन तो नॉर्मल हम इंशाल्लाह। अगले दिन बकरे मैं ले आऊंगा, कैचअप हमारी तरफ से कह रहे हैं। यार वैसे कोई समझ नहीं आ रही बात की, छुट्टियों की क्या यानी क्या हिकमत? 2-3 महीने तो रह गए हैं पीछे। वही ईद वाले दिन तो पैकेज है पूरा, मैंने तुझे बताया। शाम तक फ्री हो जाएंगे, रात को इंशाल्लाह ईशा के बाद क्लास। अबू बकर आपका घर किधर है? मुल्तान। अच्छा जी, अभी उधर ही रखो। वो बंदा ढूंढ के दें जिसने रिमेनिंग लाइफ निकालना भूल गया है और बार बार 5 से डिवाइड कर रहा है। वो बंदा ढूंढ के दें, उससे लिटरली जूते पड़ेंगे। मिल गया कि सीरियसली मिला है? ढूंढ के दो, मैं सीरियसली बता रहा हूं। अगर बार बार 5 से डिवाइड, खुदा हाईवे क्लास में है कोई? प्लीज प्लीज मुझे बंदा चाहिए। ओए होए होए, आखिरी रो में कोने में बैठा हुआ है बंदा। जल्दी बंदा, इधर इधर कौन है? कौन? किधर? कौन डिवाइड? ओके, जी डेट ऑफ परचेज रकम यानी 2000। अच्छा मुझे बताएं, ये कैलकुलेशंस आप इस तरह पेपर में करके क्वेश्चन पेपर स्टेपल करके दे देंगे? नहीं, यस नहीं, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी पेपर में। जी कॉस्ट बोलें, 50,000 डॉलर और $1 कितने का? 19 का।
9,50,000। 31/12/2007। अब अल्लाह का शुक्र है डाटा पाक रुपीज में कन्वर्टेड है तो नो टेंशन। 9.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 190,000। 31/12/7 WDV 760,000। यकम जनवरी 2008 रीवैल्यूड अमाउंट। यकम जनवरी को कितने डॉलर का हो गया और डॉलर को क्या हो गया 18 रुपए का। एसेट को क्या हो गया 40,000 का हो गया बुखार। एसेट को क्या हो गया 40,000 का हो गया। डॉलर को क्या हो गया 18 का हो गया। 40,000 ज़रब 18 7,20,000। यकम जनवरी 2008 रीवैल्यूएशन लॉस 40,000। आई एम वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम आई नो। डेट नहीं लिखनी। गुड। डेप्रिसिएशन कितने साल इस्तेमाल हो गया है 1 साल। रिमेनिंग लाइफ प्लस 10,000। इसकी जनरल एंट्री नहीं करनी। 40,000। ना 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 आखिरी रो में बातें करें फिर मेरा भी बातें करने को दिल चाहता है। मेरा कोई दोस्त नहीं है। अच्छा इस क्लास में रीवैल्यूड अमाउंट जी कितने की होगी 60,000 ज़रा 17.5। 60,000 तो बाहर के मुल्क में ना। ये डॉलर भी बाहर के हांगकांग की डॉलर ही लग रही है। 10,000 ओके। यकम जनवरी 2000 रिवैल्यूएशन 5,10,000। क्या पहले से कोई गम पड़ा है? सरप्लस गम को खाएगा, गम मर जाएगा। सरप्लस डंके की चोट पे बोलेगा। 480,000। डिप्रिसिएशन अच्छा जी 10,50,000 डिवाइडेड बाय 3 और 1 टाइम ज़ाया करा रहे हैं जी। 31/12/2009 31/12/2009 7 लाख पूरा हो गया। 3,20,000 ओके चलें जी। बोलें फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट प्लान डेबिट अगर टैक्स की कैलकुलेशन होती तो ये कैरिंग अमाउंट होती, ये कैरिंग अमाउंट होती, ये कैरिंग अमाउंट होती। साल हमें पता होना चाहिए ना कब खत्म हो रहा है। मैं एंट्रीज अपने लिए जरा रिवाइज कर लूँ फिर आप लोग बाद में। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये ग्रीन पट्टी है तो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट हवाई एंट्री 190,000 से। उसके बाद प्लांट क्रेडिट P&L डेबिट। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर अगला साल शुरू होगा हवाई एंट्री, अकोमोडेशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट 180,000 से, प्लांट डेबिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट एंड P&L क्रेडिट, एंड इन द एंड डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट और रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ओके जी मोहतरम, किसमें नहीं कर सकते? डॉलर्स में नहीं भाई, डॉलर्स में नहीं करनी। डेप्रिसिएशन आपने डॉलर्स में नहीं निकालनी, सारी एंट्रीज आपने पाक रुपीज में करनी है। तो बाद में उस सारे को कन्वर्ट करोगे तो एक ही दफा कन्वर्जन रेट लगा के यहां से चला दो ना। ओके 2009, 8 और
7 350 190 डन हो गया। अच्छा यार अब ना पी एंड एल बनाते हुए भी ग्रीन पट्टी जरूरी है। पी एंड एल बनाते हुए भी ग्रीन पट्टी जरूरी है। ये पटा नहीं है, ये पट्टी है। तो पट्टी नहीं। अच्छा अच्छा, इसका सोल्यूशन किधर है? एक भाई कह रहे हैं किताब में। किताब किधर है? कॉलेज में। कॉलेज किधर है? लाहौर में। पेज नंबर 404। अच्छा जी, सबस पट्टी पी एंड एल बनाते हुए जरूरी है। जरा याद रखिएगा, सबस पट्टी पी एंड एल बनाते हुए जरूरी है। प्लांट क्रेडिट पी एंड एल डेबिट। तो रीवैल्यूएशन भाई इसे उल्टाने ना लग जाना, हम करंट टैक्स की वर्किंग नहीं कर रहे हैं। दिमाग पता नहीं कहां गया होता है। करंट टैक्स की वर्किंग नहीं कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग वालों का पी एंड एल बना रहे हैं। तो प्लांट क्रेडिट पी एंड एल डेबिट 2008 में कितना? 40। यार ये ओसीआई में नहीं जाएगा क्योंकि भाईजान ये पी एंड एल है। ओसीआई वाली एंट्री आएगी, मैं खुद बताऊंगा। आगे चलें जी। प्लांट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 480। सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 480 और पी एंड एल क्रेडिट 30। रिवैल्यूएशन गेन स्लैश गेन कितना? 30। तो ये हमारा बन गया SOCI विच कंप्राइजेज ऑफ पी एंड एल एंड OCI। नोट कर लें। ग्रीन पट्टी पी एंड एल बनाते हुए भी हेल्प करेगी। चले आगे जल्दी 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 भी कोई। अच्छा बैलेंस शीट। अच्छा यार मैं आपको ओके थोड़ा सा तंग बोले, थोड़ा सा और। पैट और ओसीआई इन दोनों नदियों को ले जाएं दरिया में। पैट और ऐसा नहीं हो सकता कि पैट ना हो लेकिन ओसीआई 0 है, ऐसा ही है। थोड़ा सा मैंने 3 दिन पहले किया था ना काम, भूल गया होगा। मैंने कहा जरा याद करा दूं। याद 31/12/7 ओपनिंग और क्लोजिंग डन। अच्छा ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अच्छा नहीं परेशान ना हो अगर याद नहीं आ रहा। इधर देखो, इधर आता था पैट। अब वो ऐसे सेल वगैरह सवाल में गिवन नहीं है ना, तो पैट मुझे गिवन नहीं है। अब शायद आपको एक क्लास याद हो, मैंने कहा था पैट और ओसीआई की नदी दरिया में ले जाओ। ऐसे ही जरा मुझे टाइम वेला था, मैंने कहा आपको तंग करके देखो। असी मिले यहाँ तंग करने वास्ते। 31/12/2008 जी बोले भाई। कोई चाचू कह रहे हैं इधर शेयर कैपिटल बनाए, फिर मुझे याद आएगा हो क्या रहा है। अच्छा रिवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग बैलेंस एक्स नहीं, ना 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 पुत्र, एक्स नहीं। अच्छा जी फॉर द ईयर पैट और बोले 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 अच्छा SOCIE फॉर ईयर एंडेड 31/12 नो क्लियर। शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग चीज ना बड़ा एंजॉय करके करा करें। ये ओपनिंग हो गया 0 ओके।
ये फॉर द ईयर है, 480। अच्छा, एक एंट्री है जो डायरेक्ट एसओसीआई में होती है, वो यहां से रूट नहीं होती, वो एंट्री है सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ट्रांसफर की एंट्री, सरप्लस डेबिट रिटेन, बट इट विल स्टिल बी एक्स बिकॉज प्रॉफिट नहीं पता इस साल का। 320। असल में होता यह था कि मैं बैलेंस शीट में 320 लिखता था, तो बच्चे कहते थे बैलेंस शीट में 320 कहां से आ रहा है, तो यहां से भी वैसे पता चल रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये है, अब आपको पता है ये चीजें बैलेंस शीट में जाती हैं। तो अब आप मुझे बता दें कि ये नदी दरिया में चली गई, ये नदी दरिया में चली गई, और ये एंट्री भी एक होती है सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अब ये सारा करने के बाद अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, तो बैलेंस शीट के अंदर जो है वो 2009, 8 और 7 पीपी कितने पे आएगा, ये मुझे बता के आपने को रोब नहीं डाल लेना कि पीपी कितने पे आएगा। इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस कैरी डाउन 320। चलिए नोट कर लेंगे, कुछ शायद ये भी आपने नोट करना हो। पिक लें, लिख लें, बोले पिक लें एंड लिख लें। ओए होए 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 होए, मेन बात आने लगी, आजा। ना 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 ना, एक इसकी एंट्रीज नहीं करनी, एंट्रीज मैंने अभी तो बताई थी। प्लान डेबिट कैश डेबिट डेबिट कम्युलेशन डेबिट प्लान, अच्छा चलो, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट डेबिट डेबिट कम्युलेशन डेबिट प्लान क्रेडिट एसेट क्रेडिट पीएनएल डेबिट डेबिट कम्युलेशन क्रेडिट, इसकी एंट्री सामने का नहीं करते। कम्युलेशन डेबिट प्लान क्रेडिट 180, प्लान डेबिट रिवॉल्यूशन सरप्लस इन ओसीए क्रेडिट पीएनएल क्रेडिट डेबिट कम्युलेशन सरप्लस रिटेनिंग क्रेडिट। एंट्रीज तो यही है, शुक्रिया। अच्छा, सुत्ता पे आनी कहीं, एक भाई ने खंग लिया है, अब हम आगे चलते हैं, हर खंग के बाद हम आगे चला करेंगे। हाँ हाँ पुत्र, टाइम तो एक ही दफा होगा, तो ये क्या बताऊं अब मैं पुत्र, टाइम क्या हो गया यार। ये कौन से ईवो 4G, एब्सोल्युटली नॉट। भजन हमारा भी आ जाए, हमने भी पैसे दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाओ भाई। अच्छा, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 निकालें, जो आपका आज का होमवर्क है IAS 38 का, IAS 38 इंटेंजिबल्स। ग्यारह है, 12 है, 12 है सनशाइन वाला पेज नंबर। अच्छा भाई, ये मैंने आपको सवाल विदाउट रिवॉल्यूशन करवा दिया हुआ है। किसी को याद है कि
इंटेंजिबल्स में कॉन्सेप्ट था, आप छोटी छोटी रिवीजन आप चाह रहे थे, एक बच्चा कह रहा था, तो हल्की सी एक बात याद करें। इंटेंजिबल्स में हम पहले देखते थे रिन्यूअल महंगी है या सस्ती है। अगर रिन्यूअल सस्ती होती थी तो उसको लीगल लाइफ में डालते थे, फिर फाइनल लीगल लाइफ निकल आती थी, उस लीगल लाइफ को कंपेयर करते थे यूजफुल लाइफ से, इन दोनों में से लोअर लेते थे। ये कॉन्सेप्ट तो अमोर्टाइजेशन का था। लेकिन इस सवाल के अंदर 4 एसेट्स हैं और 4 को रिवैल्यूएशन करने, तो छोटी छोटी करके 4 वर्किंग्स आप खोल लेंगे। तो ये कॉस्ट है ओपनिंग 200। आपको मैंने बताया था ऐसे सवाल में 3 दफा लाइफ गिवन होती है, 10, 12 और रिन्यूअल 5। तो इनमें से डिसाइड करना होता है अमोर्टाइज कैसे करना है। ये कॉस्ट आ जाएगी 200। कॉस्ट को अमोर्टाइज कैसे करेंगे वो अगर आपको भूला हुआ है तो मैं जरा रिवाइज करा दूं। कितने साल के लिए लाइसेंस खरीदे? ए मैं करा देता हूं ना, BCD आप कर लेंगे। कितने साल के लिए? 5-7 मिनट लगेगा सवाल पे, ज्यादा नहीं। कितने साल के लिए लाइसेंस खरीदे? 10 साल के लिए। रिन्यू कितने के लिए हो सकते हैं? 5 साल के लिए। रिन्यूअल को डालना है या नहीं डालना, ये मुझे काफी सस्ती नहीं लग रहा है इसके मुकाबले में, इसलिए रिन्यूअल को इग्नोर कर दें। 65 और 200 को कंपेयर करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि रिन्यूअल सस्ती नहीं है, महंगी लग रही है मुझे, बहुत सस्ती नहीं है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दें। तो रिन्यूअल को इग्नोर कर दिया। अब लीगल लाइफ कितनी होगी? 10, यूजफुल 12। लीगल और यूजफुल में से शॉर्टर, पहले 10 लेक्चर IAS 38 के यूट्यूब पे भी पढ़े हुए, वहां भी जाके आप तीसरे चौथे लेक्चर में देख सकते हैं, ये डिस्कशन हो गई थी। दोनों में से लोअर क्या आ गया? 10। तो 10 हो गया। अब आप मुझे बता दें कॉस्ट क्या लेंगे? कॉस्ट क्या लेंगे? 200। 200 को डिवाइड कैसे करेंगे? 10 से। डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी? 20। 200 माइनस 20 180। और ये वैल्यू साल के एंड पे हो रहा है, साल के एंड पे हो रहा है, तो मार्केट वैल्यू क्या लेंगे? 170। तो 200 इधर आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 180। 180 वाली चीज को 170 पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? बस कर लो। तो ये आसान सा सवाल आपके लिए इसलिए छोड़ा हुआ था, ये भी हमने रिवैल्यूएशन ही की थी। लेकिन कितने एसेट्स के साथ ये करना है? 4। और क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है और P&L बनाना है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। और अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, क्लोज कर दें।